हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। पिछले जो वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने के बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट करवा दूँ और जिससे आपको भी रिवीजन में आसानी होगी, है ना। फिर चलते स्टार्ट करते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था कि इस समस्या के समाधान के लिए निवेश में वृद्धि करके जो आपूर्ति में वृद्धि का प्रयास किया करना चाहिए। जैसा कि ये एग्जांपल दे रखा है, ये है इन्फ्लेशन रेट और ये है मजदूरी रेट, ठीक है। इसको ऐसे मतलब इसका जो चक्रीय है मतलब जो ये सर्कल टाइप में चलता है, दोनों को बढ़ाकर दोनों को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है तरलता जाल। तरलता जाल ये है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति के कारण आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे कि मुद्रा तरलता में वृद्धि के बाद लोग उस मुद्रा का निवेश करने की बजाय अपने पास संचित करना आरंभ कर देते हैं। इसी स्थिति में मौद्रिक नीति आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में असफल हो जाती है और एक जो जाल की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी को तरलता जाल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब जनता के पास पैसा होता है तो वो बैंक में या फिर जमा इसलिए नहीं करती क्योंकि जमा दर जो होती है शून्य होता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस जनता द्वारा जो धन संचित करने का मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जमा पर ब्याज दर जो होती है वो शून्य होता है। इसी स्थिति को तरलता जाल कहते हैं। ये भविष्य की घटनाओं जैसे मंदी हो गया, युद्ध स्थिति की आशंका से भी उत्पन्न होता है, क्योंकि इन आशंकाओं के उत्पन्न होने पर निवेशक अपने फंड का निवेश नहीं करते बल्कि जमा खातों में रखना पसंद ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर आता है तिरछी मुद्रा स्थिति। जब मूल स्तर में वृद्धि सभी या अधिकांश वस्तुओं के संबंध में ना होकर वस्तु के एक छोटे समूह तक सतत या संचयी रूप में केंद्रित हो जाए, इसे हम तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी संकल्पना 2009 से 10 की आर्थिक समीक्षा में की गई थी और सर्कुलेशन की स्थिति में भारत में 2010 में उस समय देखी गई थी जब खाद्य मुद्रास्फीति कई महीनों तक 20% के आसपास बनी रही थी, जबकि WPI मुद्रास्फीति 10% के आसपास बनी रही। हालांकि अर्थात मुद्रास्फीति खाद्य वस्तुओं तक सीमित रही थी, इससे ज़्यादा नहीं गई थी, ठीक है। फिर आता है आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट जो होती है ये आपका 2010 में प्री में पूछा भी गया है। बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन कीमतों तथा मुद्रास्फीति पर पिछले वर्ष के सूचकांक का जो प्रभाव होता है उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। अर्थात आधार प्रभाव पिछले वर्ष में मूल स्तर में वृद्धि यानी पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति के प्रभाव के मुकाबले वर्तमान वर्ष में मूल स्तर में समरूपी वृद्धि अर्थात वर्तमान मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा लोगों का जो इन्फ्लेशन का बेस ईयर लिया गया है वो 2010 और 11 लिया गया है, ठीक है। 2010 और 11 लिया गया था, उसी को हम लोग बेस ईयर कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसे बेस प्रभाव कहते हैं, ठीक। इसमें ऐसे निकालते हैं वर्तमान की महंगाई दर, चालू मूल्य सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक। पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक उसको अपॉन में करते हैं इंटू 100, ठीक है। फिर आता है डबल बंदी। डबल बंदी सबसे ज़्यादा बेकार होता है, नीतिगत कमियों के कारण होता है, पुनः मंदी आ जाती है। मंदी को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न नीतियों को अपनाती है तथा और कुछ नीतिगत त्रुटियां हो जाती हैं जिनके कारण पुनः मंदी की स्थिति आ जाती है। इसे दोहरी मंदी कहते हैं, ठीक। फिर होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन।
मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम हो तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। समान शब्दों में गया तो मुद्रास्फीति अति निम्न होती है, इसे रेंगती हुई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चलती हुई। 3% से 10% के बीच हो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, और रेंगती हुई मुद्रास्फीति से ये अधिक होती है। रेंगती हुई का 2% रखा था, जब 3 से 10 के बीच में हो तो फिर चलती हुई बोलते हैं। ठीक है, ये विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए अच्छी मानी जाती है, किंतु यह लंबे समय तक बनी रहे तो इसे दौड़ती हुई या कूदती हुई मुद्रास्फीति के खतरे के संकेतक के रूप में भी देखा जा सकता है। ओके, तो दौड़ती हुई मतलब अर्थात 10 से 20% के बीच हो, किंतु आरंभिक अवस्था में इसे दौड़ती मुद्रास्फीति कह सकते हैं। यदि शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो यह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सरकार एक मजबूत मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपको कूदती हुई। ठीक है, जब दर 2 या 3 अंकों में हो या उच्च इन्फ्लेशन की ओर अग्रसर हो, इसे कूदती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। 20% से ऊपर होती है, मुद्रास्फीति की एक चेतावनी होती है। ठीक है, फिर आती है हाइपर इन्फ्लेशन। जब मुद्रा की स्फीति की दर बहुत ज़्यादा ऊंची हो तो अर्थात 3 अंकों से भी ऊपर हो जाती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस मुद्रा का वास्तविक वैल्यू बहुत गिर जाता है और कागजी मुद्रा से लोगों का भरोसा उठने लगता है। स्वर्ण भंडार में वृद्धि होने लगती है, आर्थिक विकास में हतोत्साहित होता है। स्थिति में वेतन, बचत, बीमा पॉलिसी, फंड, स्थिर आय परिसंपत्ति का जितना भी होता है वास्तविक मूल्य घट जाता है, क्योंकि आप उस टाइम आपने ज़्यादा पैसे का भले ही जमा किया हो, लेकिन कंडीशन जब ये आती है तो जब वो पहले जो 10 रुपए की वैल्यू थी, जब करंट में अभी 10 रुपए की वैल्यू नहीं रह जाती है तो आपका जितना भी बचत का था सब कुछ शून्य हो जाता है, मतलब शून्य इन द सेंस उस स्थिति में कम हो जाता है। इस मुद्रास्फीति में अल्पकाल में ही तीव्र वृद्धि होती है। हाल के वर्षों में वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों में ऐसी दशाएं देखी गई हैं कि लोग मतलब ठेला भर भर के पैसा लेके जाते थे और उसमें सिर्फ एक डबल रोटी मिलती थी, ऐसी कंडीशन थी। फिर हेडलाइन स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए भीतर कुल मुद्रास्फीति की माप है, जो अपेक्षाकृत स्थिर कीमत वाले ईंधन और खाद्य मदों में संबंधित उत्पादों के साथ साथ अपेक्षाकृत स्थिर कीमत वाले विनिर्मित उत्पादों को भी समाहित करती है। इससे एकाग्र तस्वीर सामने आती है किसकी, इन्फ्लेशन की। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के बजाय परिवारों के लिए अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि यह रहन सहन की लागत में आने वाले परिवर्तन का भी संकेत देती है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और क्योंकि इसमें विभिन्न मदों को उसी मात्रा में भारण दिया जाता है जिस मात्रा में हम उनका यूज़ करते हैं। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन के आकलन में अस्थिर कीमत वाले खाद्य उत्पादों और ईंधन मदों को बाहर रखा जाता है ताकि मुद्रास्फीति की स्थिर तस्वीर सामने आ सके। कोर इन्फ्लेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोर इन्फ्लेशन में खाद्य उत्पाद और ईंधन दोनों को बाहर रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए कोर इन्फ्लेशन को गैर खाद्य और गैर ईंधन मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मुद्रास्फीति को गैर खाद्य और गैर ईंधन मुद्रास्फीति कहते हैं, तो कोर मुद्रास्फीति को कहते हैं। साथ ही साथ इसकी प्रकृति स्थिर प्रकृति के कारण इसे स्थायी मुद्रास्फीति भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्थायी मुद्रास्फीति कौन सा है, तो कोर मुद्रास्फीति जो होता है वो स्थायी प्रकृति की होती है। कोर मुद्रास्फीति अपनी स्थिर प्रकृति के कारण घरेलू उत्पाद पर मांग की स्थिति को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाती है। कोर मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि इसका यूज होता है CPI का, और इसके लिए एक जो फॉर्मूला है वो भी अपनाया जाता है, जैसे कोर मुद्रास्फीति बराबर CPI के सभी घटक माइनस खाद्य एवं ऊर्जा के घटक।
ठीक है। कोर मुद्रास्फीति समझ में आया। कोर मुद्रास्फीति में जितने भी खाने के उत्पाद है और ईंधन है उसको बाहर रखा जाता है, इसलिए इसे गैर खाद्य और गैर ईंधन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी प्रकृति स्थायी होती है, जिसके कारण इसे स्थायी मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इस घरेलू उत्पाद की मांग की स्थिति को बेहतर तरीके से व्यक्त करता है और इसीलिए इसको जो कोर स्थिति को मापने के लिए सीपीआई का यूज होता है। ठीक है। और ये कुछ शॉर्ट में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मूल सूचकांक के प्रकार। पहला तो थोक जो मूल सूचकांक होता है, इसमें मुद्रास्फीति का निर्धारण करते समय WPI बास्केट में सभी वस्तु को शामिल करते हैं और मुद्रास्फीति की दर थोक मूल सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है। फिर आता है कोर। यदि थोक मूल सूचकांक की बास्केट में से खाद्य वस्तुएं एवं ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए तो मुद्रास्फीति प्राप्त जो मुद्रास्फीति है उसे थोक मूल सूचकांक यानी कि कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर आता है सीपीआई। सीपीआई में मुद्रास्फीति का निर्धारण करते समय सीपीआई बास्केट के सभी घटकों का उपयोग किया जाता है। घटकों का प्रयोग किया जाए तो प्राप्त सीपीआई जो दर होती है उसे हेडलाइन सीपीआई कहते हैं। ठीक है। सीपीआई में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सीपीआई में खाद्य वस्तु और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। जो प्राप्त मुद्रास्फीति दर होती है जो सीपीआई या कोर मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर होता है खाद्य मुद्रास्फीति। जब खाने की वस्तुओं में बढ़ोतरी होती है उसे खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ये क्यों होता है? त्रुटिपूर्ण खाद्य प्रबंधन, बफर स्टॉक नीति, दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जैसे कारकों के कारण सीपीआई की खाद्य मुद्रास्फीति जैसी समस्या होती है। आयातित आयातित क्यों होता है? जब हम विदेशों से उत्पादों का आयात ज़्यादा हो, निर्यात कम हो, यानी कि जब हम कच्चे उत्पादों को विदेशों से आयात करते हैं तो आयातित की हुई जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम। छिपी हुई मुद्रास्फीति। जब किसी उत्पाद की पहले की कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी दिखाई दे, उसे छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर आता है संरचनात्मक। मुद्रास्फीति को अवरोधात्मक यानी बॉटलनेक के एक प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी नीतियों के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्नार्ड मेंडल द्वारा किया गया था। अर्थव्यवस्था में होने वाले असंतुलन इस प्रकार की मुद्रास्फीति के कारण है। असंतुलनकारी तत्वों में खाद्य वस्तुओं की कमी, विदेश विनिमय अवरोध, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबंध, वस्तुओं की आपूर्ति में कमी और संसाधन असंतुलन आदि शामिल होता है। ठीक है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन। खराब आधारभूत संरचना के कारण बाजार में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति घटने लगती है और कीमत में वृद्धि होती है। उसे अवरोधात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर आता है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी की स्थिति आती रहती है। आर्थिक स्थितियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। दो कारण में चरणों में विभाजित है। पहला ऊपरी, दूसरा है समृद्धि। निम्न चरण। जो ऊपरी है उसमें आता है आपका समृद्धि अवस्था में सुधार, उछाल की अवस्था, और जबकि निम्न में आता है सुस्ती और मंदी की अवस्था। ठीक है। 4 अवस्थाएं होती हैं, देखिए। पहला होता है तेजी, अवमंदन यानी कि सुस्ती, फिर है मंदी, अवसाद, सुधार यानी कि पुनरुत्थान। ये आपका कीजिए, ये वो आपका वास्तविक GDP, फिर तेजी आई, फिर मंदी आई, ऊपर तेजी से गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसा होता है। 4 अवस्था स्थिति अगर दृष्टिकोण इससे निम्न अवस्थाओं से के साथ समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला कौन सा? तेजी, फिर सुस्ती, मंदी, गर्त, सुधार और फिर उछाल यानी कि बूम। कहते नहीं, आपने सुना भी होगा कि
ये इन्फ्लेशन जो है बूम कर गई, या फिर ऐसा कुछ भी। जब कमज़ोर होने के कारण आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो कीमतों में उछाल आने लगता है। ऐसे व्यापारी को लाभ होता है। किस मुद्रास्फीति में व्यापारियों को लाभ होता है? किस स्थिति में? तो जब मतलब अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमज़ोर होने का कारण आपूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक होती है, तो कीमतों में जब उछाल आता है तो व्यापारी को लाभ होता है, जिसके कारण वे अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलतः नवीन आधारभूत संरचना का विकास होता है, उत्पादन वृद्धि होती है, गरीबी बेरोजगारी कमी आती है, बैंकिंग संस्था सक्रिय होती है, शेयर बाजार में भी उछाल आता है। इसे इस अवस्था को तेजी अवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर होती है सुस्ती। समृद्धि दर बढ़ तो रही हो किंतु बढ़ने की यह गति धीमी हो, अवस्था को अवमंदन या सुस्ती कहा जाता है। अर्थात अवस्था में देश की समृद्धि दर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, मांग और सेवाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं, आपूर्ति बाधित होने लगने से उत्पादन में कमी आती है, बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो मंदी में भी बदल सकता है। ठीक है। फिर आता है मंदी। अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी बढ़ने की बजाय घटने लगे तो इसे मंदी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीडीपी में समृद्धि दर लगातार 6 महीने यानी 2 तिमाही तक अगर नेगेटिव बनी रहती है तो इसे मंदी कहते हैं। ठीक है। मंदी किसे कहते हैं? जीडीपी जब 6 महीने यानी 2 तिमाही तक नेगेटिव बनी रहे तो उसे मंदी कहते हैं। अर्थव्यवस्था वृद्धि दर अत्यंत मंद पड़ जाती है। अवसाद यानी डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की स्थिति में उद्योग बंद होने लगते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंदी को मापने के 5 कारक है। कौन सा? वास्तविक जीडीपी, आय, रोजगार, विनिर्माण और खुदरा बिक्री। फिर होता है गर्त। गर्त मंदी की अवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। राजकोषीय और मौद्रिक उपायों द्वारा जीडीपी की समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संक्रमण काल का समय होता है। फिर होता है सुधार। ठीक है। मंदी से तेजी की ओर जाने की अवस्था में सुधार कहते हैं, जिसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था कई तरह के उपाय किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में इस अवस्था में मांग धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ने के साथ उत्पादन मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, निवेश के अवसर बढ़ने से रोजगार सृजित होते हैं, अर्थव्यवस्था को तेजी की ओर ले जाते हैं। फिर होता है उछाल। व्यापार चक्र में उछाल की अवस्था सुधार अवस्था की ही अनुगामी है, जहाँ कोई अर्थव्यवस्था पूर्णता या लगभग पूरी क्षमता से आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करती है। उच्च मांग, निम्न बेरोजगारी दर, उच्च इन्फ्लेशन के साथ इस अवस्था में उच्च विकास दर परिलक्षित होता है। ये देखिए, पहले तेजी आई, फिर सुस्ती आई, फिर मंदी, फिर गर्त, फिर सुधार, फिर उछाल, फिर ये चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है। फिर आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, इसकी गणना कैसे होती है। गणना। ठीक है। गणना ऐसी अवस्था में जो पूर्ण रोजगार में जहाँ उत्पादन में वृद्धि अधिकतम हो चुकी है, वहाँ पर मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल स्तर में अनुपातिक वृद्धि होती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति में 5% की वृद्धि हो तो मूल स्तर में भी 5% की वृद्धि होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि पर मुद्रास्फीति की दर प्रदर्शित करेगी। ठीक है। 2 तरीके से होता है। पहला कीमत सूचकांक, दूसरा जीडीपी। कीमत कीमत सूचकांक डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के रूप में होता है। ठीक है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई अभी हमने आगे बता ही चुके हैं आपको। फिर आता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई में कौन कौन से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक वस्तुएं जैसे खाद्य अखाद्य वस्तुएं, खनिज पदार्थ इत्यादि वर्तमान में 117 हैं। ठीक है। फिर आता है आपका विनिर्माण। विनिर्माण टेक्सटाइल, आधात्मिक, खनिज पदार्थ, रसायन, मशीन, टूल्स, तंबाकू, ये आता है। फिर आता है
ईंधन एवं ऊर्जा, विद्युत, कोयला, खनिज तेल, एलपीजी, थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं संख्या उनका भारांश। जैसे कि ये है, लेकिन ये अभी करंट का नहीं है, तो आप करंट का देखिए, ज़्यादा सही है। डॉक्टर सुमित चौधरी रिपोर्ट के अनुसार सीपीआई की श्रृंखला आधार वर्ष 2005 4-5 था पहले, फिर उसको बढ़ाकर 11-12 रखा गया है। कुल वस्तुएं 676 थी, 9697 किया है। और प्राथमिक वस्तुओं में भारांश का 2.5% में वृद्धि हुई है। उत्पाद के भारांश में कमी आई है। ये आप लोग न्यू डाटा से कन्वर्ट करिएगा। फिर आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मुद्रास्फीति की जानकारी देता है। मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में नीतिगत सहायता मिलती है। निवेश और निवेशकों से संबंधित निर्णय में थोक मूल्य सूचकांक का यूज होता है। इस सूचकांक का यूज विभिन्न व्यापारिक समझौते में मुद्रास्फीति को आधार बनाने के लिए किया जाता है। इसे सूचीकरण कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है इसकी सीमाएं। सीमाएं क्या हैं? इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, वित्त आदि सेवाएं शामिल नहीं है। असंगठित क्षेत्र संबंधित आंकड़ों के स्तर में संबंधी आंकड़े के स्तर पर अनुपलब्धता है, जबकि असंगठित क्षेत्र का विनिर्माण लगभग 30% का योगदान है या खुदरा मूल्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या डब्ल्यूपीआई खुदरा मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो नहीं, क्योंकि इसका लक्ष्य जो होता है सीपीआई का प्रयोग होता है, सीपीआई का यूज होता है। खुदरा मूल्य यानी कि जो खुदरा मूल्य सीपीआई से होता है। ठीक है। सीपीआई फिर आता है सीपीआई। सीपीआई के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य के औसत परिवर्तन गणना होती है। गणना में वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की संख्या के निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसका जो गणना होती है गुणात्मक औसत के आधार पर होती है। उपभोक्ता सूचकांक, ठीक है, मूल्य पहला है ग्रामीण मजदूर, फिर कृषि मजदूर, फिर औद्योगिक कृषि। कि आप लोग देख लीजिए। इसका सीपीआई का यूज क्रय शक्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म तस्वीर का आंकलन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के दर के नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति की समीक्षा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का यूज होता है। फिर आता है, इसको देख लेते हैं कौन जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर कृषि औद्योगिक जितना भी है टोटल, तो ये श्रम ब्यूरो शिमला। फिर आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त ग्रामीण और शहरी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तो एनएसओ इसका दिखता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। ठीक है। फिर आता है थोक मूल्य सूचकांक और सीपीआई डब्ल्यूपीआई में अंतर। जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई होता है इसमें थोक मूल्यों पर आधार गणना जो है थोक मूल्यों के आधार पर की जाती है। इसमें उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर की जाती है। इसका बेस ईयर 11-12 है, इसका 12 है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में, और जो सीपीआई है इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। डब्ल्यूपीआई में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की जाती है इसकी गणना, और सीपीआई की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। डब्ल्यूपीआई में इसमें भारांश वस्तु के भारांश का निर्धारण उत्पादन के मूल्यों के आधार पर होता है, और इसमें भारांश का निर्धारण औसत पारिवारिक उपभोग के आधार पर होता है कि
अ, जो घरेलू क्षेत्र हैं उसमें जो रंजन कितना मतलब वो लोग उपयोग कर रहे हैं उस आधार पे होता है। यह समष्टिगत आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। इस सूचकांक से उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन की जानकारी मिलती है। डब्ल्यूपीआई सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा होती है क्योंकि ये आंकड़े कृषि मंडी फैक्ट्री कारखानों से प्राप्त होते हैं और सरकार नीति बनाने में डब्ल्यूपीआई का यूज़ करती है। सीपीआई के अंदर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं क्योंकि इसके आंकड़े विभिन्न उपभोक्ता बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति दर के नियंत्रण के संदर्भ में मौद्रिक नीति समीक्षा में सीपीआई का यूज़ करती है। ठीक है, फिर आता है उत्पादक मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक वस्तु और सेवाओं की उत्पादक कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात यह उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को नापता है। इस सूचकांक में उत्पादन की मूल कीमत का पता चलता है, अर्थात परिवहन लागत इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता। इसकी गणना दो प्रकार से होती है। प्रथम, कच्चा माल जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करता है। दूसरा, जब उसकी कीमतों में परिवर्तन की गणना, जिससे आगत उत्पादक मूल्य सूचकांक कहते हैं। दूसरा, जब उत्पाद फैक्ट्री से बाहर निकलता है तब उसकी कीमतों में परिवर्तन की गणना निर्गत उत्पादक मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक है, भारत में अभी भी पीपीआई शुरू नहीं हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है क्या पीपीआई भारत में शुरू हो चुका है, तो आंसर होगा नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। ये ऊपर कंपेयर तो कर ही चुके हैं। जीडीपी डिप्लेटर क्या है? जीडीपी डिप्लेटर उन वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का अनुपात है जो किसी विशेष वर्ष में मौजूदा कीमतों पर उन कीमतों के आधार पर उत्पन्न होती हैं जो आधार वर्ष के दौरान प्रबल हुई थी। यह अनुपात यह दिखाने में मदद करता है कि जीडीपी में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि की बजाय उच्च कीमतों के कारण हुई है। देखिए, माना कि 11-12 ले लेते हैं, जो हमारा बेस ईयर है 11-12 है। 100 रुपये उस समय जो 100 रुपये में सामान मिलता था, वही वैल्यू 23 में तो नहीं रह गई ना। तो फिर उस समय जो उत्पादन 100 रुपये में ज़्यादा उत्पादन होता था, इस समय 100 रुपये में कम हुआ। ठीक है, जो 100 रुपये में उस समय मिलता था वो इस समय तो नहीं मिलेगा ना। तो कीमतें बढ़ गई हैं, और कीमतें बढ़ गई इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ गई है। एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आता है सेवा मूल्य सूचकांक, सर्विस प्राइस इंडेक्स। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान को देखते हुए थोक मूल्य सूचकांक को संशोधित करने के लिए आप अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित समिति सेवा मूल्य सूचकांक के निर्माण की संस्तुति की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन, और कहाँ हुआ गठित हुआ था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इसकी संस्तुति की थी। गौरतलब है कि सेवा क्षेत्र के लिए अभी तक कोई सूचकांक नहीं है जो सेवा क्षेत्र के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को माप सके। हालांकि पीपीआई में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, किंतु अभी लागू नहीं है। आवास मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति के प्रभाव देख लेते हैं। उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में कम क्रय करेगा, फलस्वरूप उसे हानि होगी। फिर उत्पादक, सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति उत्पादक के लिए लाभकारी होती है क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। रोजगार, उत्पादन के लाभ में वृद्धि के कारण रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं। फिर आता है निश्चित वेतन वाले व्यक्ति के लिए।
निश्चित वेतन वाले व्यक्ति के लिए मुद्रास्फीति के कारण हानि होती है, क्योंकि उसे उतने ही वेतन में बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतों के कारण उसे खरीदना पड़ता है। वेतन में वृद्धि न होने के कारण क्रय शक्ति कमी आती है। परिवर्तित आय वाले व्यक्ति के लिए आय में वृद्धि मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखकर की जाती है, जिससे इस वर्ग को लाभ होता है। ऋणी दीर्घकालिक स्थिति में ऋणी द्वारा मुद्रास्फीति दर से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर होता है ऋणदाता। मुद्रास्फीति के कारण ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण का मूल्य घटने लगता है, पर फिर उसे हानि होती है। किसान वस्तुओं के उत्पादक है, उत्पादक को नियंत्रित मुद्रास्फीति से लाभ होता है। निर्यात मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन बढ़ जाता है, पर फिर क्या उसके बाद क्या होता है, निर्यात की जो कंपटीशन है कमज़ोर हो जाती है, निर्यात कम हो जाता है। आयात उच्च उत्पादन हो तो उत्पादन लागत के कारण उत्पादन महंगा होने लगता है, परिणाम स्वरूप व्यापारी आयात को प्राथमिकता देता है। भुगतान संतुलन की समस्या मुद्रास्फीति के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जो आयात है वो सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं, जिससे चालू घाटा बढ़ता है। देश का भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा उच्च मुद्रास्फीति तीव्र आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय शक्ति की कमी के कारण समग्र मांग में कम हो जाती है, आर्थिक क्रियाओं में कमी आती है। ठीक है, फिर आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हाई इन्फ्लेशन के कारण निवेश प्रक्रिया कम हो जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कोई निवेश क्यों करेगा। असमानता जाहिर सी बात है, जब इन्फ्लेशन आएगा तो असमानता बढ़ेगी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो सामान खरीद के अपना काम चला लेगा, लेकिन जैसे किसान वर्ग हो गया, वंचित वर्ग हो गया, उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसके लिए फिर बाद में गवर्नमेंट को सामने आकर उनकी मदद करनी होती है, जैसा कि कोविड में देखा गया है। ठीक है, फिर आता है आपका विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर में कमी मुद्रास्फीति के कारण विदेशी विनिमय दर में कमी आती है। देश में हाई इन्फ्लेशन के कारण भारतीय वस्तु के मूल्य में तेजी से वृद्धि होगी, भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी होगी। इसके कारण विपरीत आयात में वृद्धि होती है, फलतः विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपए की विनिमय दर में कमी आती है। परियोजना लागत में वृद्धि कीमत में वृद्धि के कारण परियोजनाओं पर होने वाली जो लागत है उसमें वृद्धि होती है। नियंत्रण कैसे किया जाए। नियंत्रण के उपाय दो हो सकता है, एक मांग पक्ष, दूसरा होता है आपूर्ति पक्ष। मांग पक्ष में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, आपूर्ति पक्ष में प्रशासनिक उपाय, राजकोषीय नीति, उत्पादन में वृद्धि, बचत को प्रोत्साहन और कीमत नियंत्रण। ठीक है, मांग पक्षीय उपाय इसके अंतर्गत बाजार से तरलता छोड़कर मांग में कमी लाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन आया था 2013 और 15 में। मौद्रिक नीति के अंतर्गत किए जाने वाले मांग पक्षीय उपाय क्या है। मुद्रा आपूर्ति पर रोक, ब्याज दरों में वृद्धि, घटा हुआ मुद्रा परिचालन, तरलता में कमी, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय, नकद आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, रेपो रेट द्वारा बाजार की तरलता को कम किया जाना। राजकोषीय मांग है उसमें देखते हैं सार्वजनिक व्यय में कमी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, कर की दरों में वृद्धि, बजट नीति के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। फिर आपूर्ति सप्लाई साइड का देख लेते हैं। पहला तो प्रशासनिक उपाय, कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करना, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक में वृद्धि, संरचनात्मक अवरोध को न्यूनतम करना। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किए जाने वाले आपूर्ति पक्षीय उपाय, पहला तो एमएसपी का निर्धारण तार्किक आधार पर होना चाहिए, आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, संवेदनशील अथवा आवश्यक वस्तुओं की आयात को प्रोत्साहन मदद करना,
एवं निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। अन्य उपाय: उत्पादन में वृद्धि, बचत को प्रोत्साहन, वृद्धि, ठीक है, नियंत्रित, क्योंकि मुद्रास्फीति उस समय पैदा होती है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से ज़्यादा होती है। बचत प्रोत्साहन, कीमत नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए कीमत नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को बेहतर बनाकर कीमत स्तर में हो रही वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। टारगेट कितना है? टारगेट इसका है जो +2 -2 के पास रखा गया है, यानी कि 2% से नीचे नहीं होना चाहिए, 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये तो ओपन प्रोडक्ट है, और देखते हैं क्या है इसका। बाकी ये करंट से जुड़ा हुआ है, आप लोग करंट को अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक और चीज़ रह गई है, उसको भी कर लेते हैं, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन देश में वर्ष भर मूल्यों में बिना उतार चढ़ाव के टमाटर, प्याज, आलू की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 18-19 के बजट में 500 करोड़ की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई, ठीक है। इसका फूड प्रोसेसिंग उपयोग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, सॉरी। बाकी ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हो सकता है बदल गया हो कुछ, तो ये आप करंट में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जैसा भी हो, अगर इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज इन्फ्लेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसमें करंट के साथ साथ हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।